हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो आज हम लोग ये जो चैप्टर 8 है वो हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 8 हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो वो है क्या, द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom is it meant? The answer that gradually emerged was India was the people of India, all the people, irrespective of class, color, caste, creed, language, or gender, and the country, its resource and system were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians. तो क्या कहते हैं कि इनमें जो बहुत सारे अबव मेंशन डेवलपमेंट्स हुए थे, उनमें क्या एक लोगों के लिए क्या एक क्रूशियल क्वेश्चन आ गया था उनके दिमाग में कि ये जो कंट्री है इंडिया, ये क्या है, ये किसके लिए है, और ये इंडिया का मतलब किन लोगों के लिए है, कौन से लोग यहाँ रहते हैं, ये किन लोगों के लिए इंडिया है। तो इसका जो एक आंसर ऐसे ही मन में आता था, ग्रेजुअली जो निकल के आता था वो ये था कि जो इंडिया है वो इंडिया के पीपल का है, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनका है क्या, भारत के लोग का क्या है, भारत है। और भारत के लोग में कौन कौन, जो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्लास का हो, या कोई भी कलर का हो, या कोई भी क्रीड का हो, या कोई भी लैंग्वेज का हो, या कोई सा भी जेंडर का हो, इंडिया उन सब का है। और जो इंडिया के रिसोर्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सब उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन इन सब आंसरों से क्या अवेयरनेस आती थी कि जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारे रिसोर्स, हमारे सिस्टम पे क्या कंट्रोल कर लिया था, और इस कंट्रोल का अब एंड आना ज़रूरी है। और ये क्या, इंडिया इसको और जो इंडिया है वो पूरा किसके लिए होगा, ये इंडिया पूरा इंडियंस के लिए होगा। लेकिन इस समय इंडिया इंडियंस का नहीं था। The consciousness began to be clearly started by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian associations, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Associations, and ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस थी वो क्या, वो क्लियरली आने लगी थी क्या, कब से, 1850 में। किस तरीके से, वो इस तरीके से कि बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगे थे 1850 में। तो स्पेशली जब 1870 या 1870s हो गया और 1880s में क्या बहुत सारे क्या बनने लगे थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगे थे। और इनमें जो बहुत सारे जो लीडर थे वो कौन से थे, वो इंग्लिश एजुकेटेड थे, यानी कि जो इंग्लिश पढ़ाई करके आए थे, प्रोफेशनल से क्या थे, वो लॉयर थे। और जो इम्पोर्टेंट इनमें से जो था वो था क्या, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी वो कौन कौन से थे, वो थे पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा द इंडियन एसोसिएशन, तीसरा द मद्रास महाजन सभा, और चौथा द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो कौन सा था, द नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो अभी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले क्या पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, और ये अभी से नहीं, ये है 1885 से, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, हमारी आज़ादी से भी पहले की है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इतने सारे क्या थे कॉन्सेस पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे। कब बने थे ये, 1850 से स्टार्ट हो गए थे, फिर 1870 और 1880 तक क्या ये सब बनते रहे। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ or for all the people. Sarva is equals to all plus Janik is equals to of the people. So many of these associations functioned in specific parts of the country. Their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community, or class. They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. तो क्या कहते हैं कि जो नाम है, एक नाम है, उसको नोट कर लीजिए, जो कि है क्या पूना सार्वजनिक सभा। तो इस सार्वजनिक का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है ऑल ऑफ द पीपल, या फिर ऑफ, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो सर्व मतलब होता है कि सारे, और जनिक मतलब कि पीपल्स, तो सारे लोग, सारे लोगों का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो जितने भी एसोसिएशंस थे वो क्या डिफरेंट पार्ट्स में क्या काम करते थे, फंक्शन करते थे, उनके गोल्स होते थे, वो अपने गोल्स कंप्लीट करते थे। और जो इंडिया है वो कोई एक रीजन या कम्युनिटी और क्लास नहीं है, ये सब वर्क करते थे एक नए नए आइडिया में, और एक क्या अपने आप को क्या एक सवर्ण करना चाहते थे। सवर्ण क्या होता था, मतलब कि जैसे कि सवर्ण होता था कि वो अपने देश में इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना लगाया करके जब वो काम करे, और इस मॉडर्न कॉन्शियसनेस के साथ वो काम करे, और उनके क्या फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म दिखे। और कुछ अलग वर्ड में कहें तो जो बिलीव था इंडियन पीपल का कि वो एम्पावर्ड हो सकेंगे, ये सब होने लगे उनके ये सब अफेयर, मतलब कि उनके सब ये कामों से। The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, uh, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in India, effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to uh, confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitudes of the British in India. तो क्या कहते हैं कि जो डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिशर्स और हमारे बीच में, वो कब से शुरू होने लगा था, वो 1870 से 1880 में शुरू होने लगा था। और 1878 में द आर्म्स एक्ट भी क्या पास हो गया था। इसमें यह था कि कोई भी इंडियंस क्या नहीं रख सकता अपने पास, हथियार नहीं रख सकता, हथियार।
और उसी सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हो गया था। इसमें क्या था कि अगर किसी आपके पास क्या है, कोई न्यूज़पेपर की फैक्ट्री है, तो मतलब कि जहाँ पे न्यूज़पेपर क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं, वो उसकी फैक्ट्री है और आप चलाते हो, और आपने अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर ऑब्जेक्शनेबल कुछ लिख दिया, गलत सलत लिख दिया, तो क्या करेंगे, वो आपकी प्रिंट आप क्या कर देंगे, आपको सीज कर देंगे आपकी फैक्ट्री को, और आपकी जो एसेट्स हैं उन्हें जब्त कर लेंगे। एसेट्स मतलब कि जैसे कि आपकी खेत है, यदि आपकी जो प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग्स है, वो सब क्या जब्त कर लेंगे। और क्या था कि और उसी टाइम 1883 में जो एक एल्बर्ट बिल था वो भी क्या इंट्रोड्यूस हो गया था। इसमें क्या था, ये बिल प्रोवाइड करता था कि जो ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स हैं इनको क्या ट्रायल दिया जाएगा बाय द इंडियन जजेस, यानी कि मतलब देखो, जब मतलब कि जब कोर्ट होते थे तो वहाँ पे कौन से जो जजेस होते थे वो कौन होते थे, वो सब इंग्लिश मैन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे। लेकिन बाद में जब ये लोग लॉयर, मतलब कि उतने जब आज़ादी मिली थी तो उतने टाइम हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन थे, लॉयर्स थे। इंडियन सब लॉयर बनना चाहते थे, सब लॉयर की पढ़ाई करते थे, तो वो क्या बन गए, जैसे इंडियन जजेस भी खूब होते थे। तो बोला गया कि तो जैसे कोई इंडियन का काम फंसा, इंडियन पे कोई आरोप लगा, तो उसमें कौन सुनवाई देता था, इंडियन जज देता था। लेकिन फिर एल्बर्ट बिल जैसे 1883 में आया तो उसमें कहा गया कि अब इंडियन जज यूरोपियन पर्सन को भी क्या ट्रायल ले सकता है, उसके खिलाफ भी सुनाई दिखा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो जो वाइट मैन थे, जो कि यूरोपियन पर्सन्स थे, ब्रिटिशर्स थे, जो कि पर्सन्स थे मेन, जो कि आम आदमी थी, जनता थी, वो सब क्या इसका क्या कर दिया, उन्होंने इसका अपोज करा, इस एक्ट के खिलाफ का बात कही। तो उसके बाद क्या क्या जो गवर्नमेंट थे उसको क्या ये जो बिल है उसको वापस लेना पड़ा, क्या इसको विड्रॉ करना पड़ा। और इसकी वजह से जो इंडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, और इन्होंने इस इवेंट को क्या हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे क्या होता है, रेशियल एटीट्यूड ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। और रेशियल एटीट्यूड अब होने लगा था किसके, ब्रिटिश में, ब्रिटिशर्स का इन इंडिया में, ब्रिटिश का रेशियल एटीट्यूड होने लगा था इंडिया में। The need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Albert Bill controversy deepened this desire. The Indian National Congress was established when 22 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. The early leadership, Dada Bhai Naroji, Firjah Shah Mehta, Badruddin Tyabji, V.C. Banerjee, Surendranath Banerjee, Romesh Chandra Dutt, S. Subramanya Iyer, among others, was largely from Bombay. At Calcutta, Naroji, a businessman and publicist, settled in London, and for a time member of the British Parliament. Guided the younger nationalist, a retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various रीजन्स टुगेदर। तो क्या कहते हैं कि जो ऑल इंडिया की जो नीड थी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, जिसमें जो एजुकेटेड इंडियंस थे, वो कब उन्होंने इसको फील करा कि बनाना पड़ेगा, कब 1880 में। लेकिन जो एल्बर्ट बिल था उसकी कंट्रोवर्सी ने क्या इनके डिज़ायर पे डिपेंड हो गए। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एस्टेब्लिश हुई जब 22 डेलीगेट्स हमारी कंट्री में थे, और वो कब थे, बॉम्बे में, कब, दिसंबर 1885 में। और जो अर्ली लीडरशिप थी, जब दादा भाई नेहरू, फैरो जोसेफ मेहता, बद्रुद्दीन त्याबजी, V.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्या अय्यर, तो ये सब मिलकर के अदर लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता,
यानी कि ये सब कलकत्ता और बॉम्बे में आकर के क्या इन्होंने भी क्या क्या ये सब वहीं पर थे। और जो नारोजी थे वो क्या थे, वो एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिसिस्ट भी थे, जो कि कहाँ पे लंदन में सेटल थे। और फिर टाइम और एक वो क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्या मेंबर भी थे। और एक बहुत और फिर बाद में क्या एक यंग नेशनलिस्ट बन गए। और एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, जो कि जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है इस पार्ट में। और इंडियंस में जितने भी इंडियंस थे उनको क्या एक जगह ला करके उसने क्या किया था, उनको साथ लाया था। कौन? A.O. ह्यूम। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ नेशन इन द मेकिंग। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objective and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the Legislative Council to be made more representative, given more power, and introduced in provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in high positions in the government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well as not just in London. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो कांग्रेस थी वो अपने पहले 20 साल तक क्या बिल्कुल मॉडरेट रही, बिल्कुल हल्की रही, एकदम नरम रही। फिर क्या हुआ कि किन में नरम रही? अपने ऑब्जेक्टिव और अपने मेथड, अपने काम करने तरीके में क्या, अपने तरीकों में क्या एकदम मॉडरेट रही। लेकिन जैसे ये पीरियड आया जिसमें एक बहुत ही ग्रेटर वॉइस की क्या डिमांड थी इंडियंस के लिए और जो गवर्नमेंट है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वो क्या उनकी वांट थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या उनको रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उनको ही क्या मेड बनाया जाए रिप्रेजेंटेटिव, गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंस वेयर नॉन एग्जिस्ट। और उनको क्या मोर पावर दी जाए और उनको क्या प्रोविंसेस में क्या इंट्रोड्यूस करा जाए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस भी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। और उनकी ये डिमांड थी कि जो इंडियंस है उनको क्या हाई पोजीशन में क्या करा जाए, प्लेस करा जाए, कहाँ पर? गवर्नमेंट की हाई पोजीशंस में। फॉर दिस पर्पस इसे क्या कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है CSE, इसको क्या कहाँ पे करना चाहिए? इसको इंडिया में लाना चाहिए और ये खाली क्या लंदन में नहीं होनी चाहिए। और द डिमांड फॉर Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials, and the British generally assumes that Indians could not be given positions of responsibility, since British officials were sending a major part of their large salaries home. Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression। तो क्या कहते हैं कि ये जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की वो ये थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट है उसको क्या मूवमेंट को जो है वो किसके अगेंस्ट है? वो रेसिज्म के अगेंस्ट है। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स होती थी उस टाइम पे वो क्या मोनोपोली कर ली गई, मोनोपोलाइज कर ली गई किनके द्वारा? वाइट ऑफिसर्स के द्वारा। और जो ब्रिटिश थे वो जनरली अज्यूम करते थे कि जो इंडियंस हैं उनको पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली पोजीशंस नहीं देनी है, नहीं दे सकते थे। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या इनको मेजर पार्ट क्या अपनी लार्ज सैलरीज का ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या अपनी घर भिजवा देते थे। और जो इंडियनाइजेशन है वो क्या होप करती थी कि ये क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्या रिड्यूस करेंगे जो कि इंग्लैंड पहुंच रहा है हर साल। और जो डिमांड्स इंक्लूड होती थी सेपरेशन और जुडिशरी की, वो क्या जुडिशरी और किसकी? एग्जीक्यूटिव की, वो रिपेल कर दी जाती थी आर्म्स एक्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। The early Congress also raised a number of economic issues
It declared that British rule had led to poverty and famines. Famines increase in the land revenue had improvised peasants and zamindars, and exports of grains to Europe had created food shortages. The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure, and more fund for irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the suffering of forest dwellers caused by an interfering forest administration. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars or industrialized industrialized इंडस्ट्रियलिस्ट। तो क्या कहते हैं कि जो अर्ली कांग्रेस थी वो क्या अपने नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज को क्या रेज कर रही थी, और ये डिक्लेयर कर रही थी कि जो ब्रिटिश रूल है वो क्या पॉवर्टी और फेमाइन्स में आना चाहिए, और जो इंक्रीज कर रही थी लैंड रेवेन्यू उनको क्या इम्प्रूव करना शुरू करा। और जो पीजेंट जमींदार है और जो जो कि एक्सपोर्ट करते थे कि इनका ग्रेन्स का यूरोप में, उनको क्या कम कर दिया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस भी होने लगी। और जो कांग्रेस था वो डिमांड करने लगी कि जो रेवेन्यू तुम हमसे लेते हो उसका रिडक्शन करो, और जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर लगता है उसको कट करके हमारा रिडक्शन दो, और जो मोर फंड है इरिगेशंस का ये क्या हमें दो। और ये इन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशंस को क्या पास करा। सॉल्ट टैक्स के अलावा सॉल्ट टैक्स में कहा ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड, यानी कि जो इंडियंस लेबर उनको अब्रॉड ले जाते थे, अब्रॉड में जो ट्रीटमेंट मिलता था उसके खिलाफ कहा। और सफरिंग फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर सफ़र कर रहे थे उनके बारे में कहा, कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किसके वजह से हो रहा था, क्योंकि वो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर बार बार कर रहे थे। ये सब ये शो कर रहे थे कि ये जो एजुकेटेड एलाइट है इनको क्या, एजुकेटेड एलाइट और जो कांग्रेस है वो खाली बात ही नहीं कर सकती, उसके पास क्या प्रोफेशनल ग्रुप्स है, ज़मींदार है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं है भाई है। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published newspaper, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the Indians to Indians respect for the Indians नहीं ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demand of Indians. What was necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feeling of Indians। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, जो मॉडरेट लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो डेवलप हो जाए, और जो नेचर है ब्रिटिश रूल के अंदर वो क्या अनजस्ट हो। और जो पब्लिश कर रहे थे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिख रहे थे और वो शो कर रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो क्या इकोनॉमिकली रूइन हो रहा है अपने इस कंट्री में, और वो क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिश रूल को। कैसे वो स्पीच दे रहे थे और रिप्रेजेंटेटिव को क्या भेज रहे थे, और जो पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री को उनको क्या मोबिलाइज कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन को, और वो फील कर रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं वो क्या रिस्पेक्ट करेंगे जो आइडियल्स हैं फ्रीडम्स के और जस्टिस के। इसलिए क्या वो एक्सेप्ट करते थे कि जो डिमांड्स है इंडियंस की वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और क्या नेसेसरी थी, जो उनमें क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते थे अपनी डिमांड्स को, और वो क्या गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहते थे कि जो फीलिंग्स है इंडियंस की वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं।
By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress in Bengal, Maharashtra, and Punjab. Leaders such as Bipin Chandra Bal Gangadhar Tilak, and Lala Lajpat Rai were begin were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their political of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must really rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it"। तो क्या कहते हैं कि 1890s में क्या होता है कि जो बहुत सारे इंडियंस होते हैं वो अब क्वेश्चन को रेज करना शुरू कर देते हैं। और जो पॉलिटिकल स्टाइल था किनके, कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्टाइल था उसमें क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। और बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में जो लीडर्स थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, वो क्या एक्सप्लोर करने चले जाते हैं बहुत सारे रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड। रेडिकल मतलब कि जो कि साधारण, मतलब कि जो कि तुरंत लड़ाई करना चाहते थे, जो कि मॉडरेट नहीं होते थे, उनको क्या रेडिकल्स कहते थे। तो वो क्या और भी मेथड्स ढूंढ रहे थे ताकि वो क्या, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे मॉडरेट्स को और उनके मेथड्स को और उनकी जो पॉलिटिकल प्रेयर्स है, और उनको क्या एम्फेसिस कर रहे थे कि हमें क्या सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यूड करा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ में रिलाई होना चाहिए और खाली गुड इंटेंशन नहीं रखना गवर्नमेंट में, हमें ये करना है कि हमें स्वराज के लिए फाइट करना है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Odisha. The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali पीपल। तो क्या कहते हैं कि 1905, हाँ, 1905 में एक वायसरॉय थे जिसका नाम था कर्जन, वायसरॉय कर्जन। उसने बंगाल को क्या हमसे अलग कर दिया, इंडिया से अलग कर दिया। और उसी टाइम पे क्या कह रहे थे कि जो बंगाल थी ना, वो ब्रिटिश इंडिया की बहुत ही बड़ी प्रोविंस थी। उसमें बिहार आता था, पार्ट्स ऑफ बिहार थे, और उड़ीसा भी उसी में क्या आता था, यानी बिहार आता था और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स भी क्या उसी बंगाल में आते थे। तो बंगाल का क्या उन्होंने पार्टीशन कर दिया। और इसका ये रीज़न ये दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो रहा था, ये इसलिए हमने इसको कर दिया। इसका मतलब क्या था, यानी जो कन्वीनियंस है डिड इट रिप्रेजेंट, यानी कि उनसे कन्वीनियंस रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा था। इसका क्लियरली ये था कि उनको इंटरेस्ट था ब्रिटिश ऑफिशियल को कि बिजनेसमैन के ऊपर, इसलिए उन्होंने इंस्टेड ही जो रिमूविंग कर, जो नॉन बंगाली एरियाज थे उनको प्रोविंस से अलग कर दिया, और जो गवर्नमेंट है उनको सेपरेट कर दिया ईस्ट बंगाल में, जो कि मर्ज हो गए किसमें, असम। और जो
ब्रिटिश थे उनका जो मेन मोटिव था ये था कि कर्टेल कर सके जो बंगाली पॉलिटिशियंस है उनको क्या बंगाली पीपल यानी कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस है उनको क्या अलग, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जिसको भी देखा जितने भी ऊपर नाम पड़े थे सुरेंद्र नाथ ये सब कौन थे, ये सब सुरेंद्र नाथ जो भी थे ये सब कौन थे, बंगाली थे। तो इनको क्या बंगाल में क्या इनका नया देश दे दिया, अलग कर दिया, तो इनको क्या दूर कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो क्या भारत से उनको अलग कर दिया, वो क्या भारत को अब छोटा सा, अब अगर आपके पास 10 सेब हैं और कोई आपसे 10 सेब मांग रहा है तो आप क्या उसको एक सेब दे करके तो आपको क्या खुशी होगी, और वो एक सेब में मान जाए तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा, आपको तो लगेगा कि चलो मेरे 9 सेब तो बच गए, एक सेब चला गया। तो उसी तरीके से क्या उन्होंने भी करा था, किसने, वायसराय कर्जन ने, उन्होंने कहा पूरा इंडिया जाने से अच्छा है कि इंडिया का थोड़ा सा चला जाए, तो इसलिए क्या इन्होंने ये दिमाग लगाया। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इंडिया में क्या हर जगह क्या हो गया है, हर जगह सब रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन बन चुकी है। The partition of Bengal infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderate and the radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized, and novel methods of mass protest developed. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal, but with echoes everywhere too. In Deltaic Andhra, for instance, it was known as the वंदे मातरम मूवमेंट। तो क्या वो कहते हैं कि जो पार्टीशन है बंगाल के बाद उसके बाद जो पीपल्स थे वो क्या वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, और जो जितने भी सेक्शन थे किसके, कांग्रेस के, वो क्या मॉडरेट से फिर क्या रेडिकल्स में आ गए और वो क्या अपोज करने लगे, ठीक है। और जो लास्ट पब्लिक मीटिंग्स थी, डेमोन्स्ट्रेशंस और जो कि ऑर्गेनाइज होने लगा, नॉवल मेथड्स और मास प्रोटेक्टेड डेवलप हो गए, और जो स्ट्रगल था जो कि अनफोल्ड था वो नोन एज वो आने लगा कैसे, स्वदेशी मूवमेंट के अंडर आने लगा। और जो बंगाल का जो इसको हुआ था, इसके गुस्से के साथ क्या आंध्र प्रदेश में क्या एक डेल्टेक होने लगा जिसको क्या वंदे मातरम मूवमेंट कहते हैं। इसको क्या वंदे मातरम मूवमेंट कहते हैं। The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education, and use of Indian languages. To fight for Swaraj, the radical advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow ब्रिटिश रूल। तो क्या कहते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो क्या सॉर्ट होने लगा ब्रिटिश के अपोज, रूल होने लगा, ब्रिटिश रूल के अपोज होने लगा, और एनकरेज करने लगा जो सेल्फ है स्वदेशी एंटरप्राइजेस है उनके आइडियाज में। और जो नेशनल एजुकेशन था और जो इंडियंस लैंग्वेजेस थी, और ये क्या जो फाइट चल रही थी स्वराज के लिए वो क्या रेडिकल्स एडवोकेट होने लगी और मोबिलाइजेशन शुरू होने लगा। और जो बॉयकॉट था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का और गुड्स का, और इनमें से क्या कुछ इंडिविजुअल्स जो कि सजेस्ट करने लगे कि जो रिवोल्यूशन वायलेंस है वो क्या बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है ताकि ये क्या ओवरथ्रो कर सके किसको, ब्रिटिश रूल को। The opening decades of the 20th century were marked by other development as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. The league supported the partition of Bengal. It desired separate electorates for Muslims, a demand conceded by the government in 1909. Some seats in the councils were now reserved for Muslims
who would be elected by Muslims voters. This tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious group. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स की जो ओपनिंग थी डिकेड वो कब हुई 20th सेंचुरी में हो गई और वो क्या मार्क करा गया डेवलपमेंट को एज वेल। और उसी टाइम क्या एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब क्या उन्होंने भी क्या एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स बना ली कहाँ पे ढाका में जो कि अभी है ढाका जो कि कहाँ की है जो कि है बांग्लादेश की राजधानी। तो 1906 में क्या इन्होंने मुस्लिम लीग बना ली और जो लीग सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को और वो डिजायर कर रही थी कि जो सेपरेटेड इलेक्टोरेट्स हैं जो कि मुस्लिम्स के लिए हैं उन्होंने क्या उनको भी एक गवर्नमेंट क्या एक कंसीडर कर दे 1909 में। और सम सीट जो थी काउंसिल की वो क्या वो रिजर्व रखी गई ताकि मुसलमान क्या है मुस्लिम जो है उन्हें इलेक्ट कर सके और किनको मुस्लिम्स लीडर्स को क्या इलेक्ट कर सके। और ये टेम्प्ट पॉलिटिशियन जो थे वो फॉलो कर रहे थे जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेवर्स का और वो जो अपने ओन रिलीजियस ग्रुप का। Meanwhile, the Congress split in 1907. The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers functioning from outside. The two groups reunited in December 1915. Next year, the Congress and the Muslims League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो क्या कहते हैं जो मीन वाल जो कांग्रेस थी वो स्प्रेड कर रही थी 1907 में और जो मॉडरेट्स थे वो अपोज कर रहे थे किसका बॉयकॉट का यूज़ करने से। वो फील करते थे कि जो फोर्स इसमें जो यूज़ हो रहा है आफ्टर स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट विद तिलक्स यानी कि जो कांग्रेस है वो क्या बाद में डोमिनेट करने लगी किसके द्वारा मॉडरेट्स के द्वारा किसके तिलक्स के फॉलोअर यानी कि बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर के साथ फंक्शन करने लगी आउटसाइड। और जो दो ग्रुप थे जो कि एक मॉडरेट था और एक रेडिकल्स था वो क्या आकर के मिल गए कहाँ पर एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ पैक्ट में क्या था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने साइन कर लिया था। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो क्या कहने लगे कि नेक्स्ट ईयर 1915 के नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ 1916 में जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या साइन कर लिया कहाँ पर लखनऊ में और नाम क्या रखा उस साइन जब किया था उसका उस इवेंट का नाम रख दिया लखनऊ पैक्ट। और उस लखनऊ पैक्ट में क्या था कि जो मुस्लिम्स है और जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो क्या साथ में काम करेंगी अपने इस कंट्री में और ब्रिटिशर्स को क्या यहाँ से भगाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students, and women in large number of occasionally factory workers as well. Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. Why was this so? तो क्या कहते हैं कि 1919 के बाद जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वो शुरू हो गया मास मूवमेंट और इन्वॉल्व करने लगा। उसमें इन्वॉल्व होने लगे पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स और वुमेन और जो लार्ज नंबर ऑफ ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी उसमें क्या आ रहे थे। सर्टेन बिजनेसमैन ग्रुप्स भी थे जो कि एक्टिवली सपोर्ट करने लगे थे कांग्रेस को कब 1920 में और जो कि कर रहे थे जो कि सही कर रहे थे। The First World War altered the economic and political situation in India. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individuals
incomes and business profits. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. As you have seen, chapter 6, the war created a demand for industrial goods, jute bags, cloth rails, and caused a decline of imports from other countries into India. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो क्या अल्टर्ड हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कहाँ पे आ गई, इंडिया में आ गई। ये क्या एक ह्यूज राइस में क्या आने लगी, इससे डिफेंस होने लगा, और जो एक्सपेंडिचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो क्या डिफेंस करने लगे, और जो गवर्नमेंट थी इंडिया में वो क्या इंक्रीज टैक्स, वो टैक्स को बढ़ाने लगी, और इंडिविजुअल इनकम्स हो गया और बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उनको क्या इंक्रीज करने लगी, और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसको इंक्रीज करने लगी, और जो डिमांड थी वॉर की सप्लाई के लिए उससे क्या शार्पली राइज करने लगी, और जो प्राइस थी जो उसमें क्रिएट होती थी वो बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी थी इसमें कॉमन पीपल के लिए। तो वन ऑफ द अदर हैंड में क्या था, जो बिजनेस ग्रुप थे वो क्या इनको फेबुलस प्रॉफिट दे रहे थे किसमें, वॉर में। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि इसमें बहुत ही ग्रेट डिमांड बढ़ी थी किसकी, इंडस्ट्रियल गुड्स की, जैसे कि जूट बैग्स, क्लोथ, रेल्स, और जो कॉज हुआ था डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स की वजह से वो क्या कंट्री में आ गई थी किसके, इंडिया में। So, Indian industries expanded during the war, and Indian business groups began to demand greatly opportunities for development. तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो क्या एक्सपैंड करने लगी इन वॉर की वजह से, वॉर के ड्यूरिंग द वॉर, और जो बिजनेस था ग्रुप्स था वो क्या शुरू होने लगा डिमांड ग्रेटली, ताकि क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेवलप होने लगे। The war also lead. The war also lead. Yeah. The war also led the British to expand their army. Villages the pressurized to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. Many returned after the war with a understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, जो वॉर थी वो क्या ब्रिटिश एक्सपेंड में शुरू हो गई थी, और जो आर्मी थी, विलेज थे, वो क्या प्रेशराइज हो रहे थे कि उनको क्या सप्लाई करनी इनकी सोल्जर की, किसके लिए, वो भी एलियन कॉज के लिए, यानी कि वो अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे, किस लिए लड़ रहे वो भी नहीं पता, क्यों लड़ रहा है वो भी नहीं पता, जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी नहीं पता, बस उनको क्या एक लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को उनको भेजना है कहाँ पर, अब्रॉड। बहुत सारे क्या रिटर्न आते हैं वॉर के बारे में, और कुछ तो नहीं आते, मतलब कि वो क्या उसी में मर जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। Furthermore, in 1917, there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring इंडियन नेशनलिस्ट। तो क्या कहते हैं, तभी क्या होता है 1970s में एक रेवोल्यूशन होता है किसमें, रशिया का, यानी रशियन रेवोल्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि जो पीजेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और स्ट्रगल्स और आइडियाज और सोशलिज्म थे वो उनको सर्कुलेट करने लगते हैं कि वो आइडिया की क्या अब हम लोगों को भी क्या इंडियन नेशनलिज्म करना पड़ेगा, इंडियन रेवोल्यूशन भी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इंडियंस ऑफ द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। It is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. As you may know, Gandhiji, aged 46, arrived in India in 1915 from South Africa, having led Indians in that
country in non-violent marches against racist restrictions. He was already a respected leader known internationally. His South African campaign had brought him in contact with various types of Indians: Hindus, Muslims, Parsis, and Christians, Gujaratis, Tamils, and North Indians, the upper class, merchants, lawyers, and वर्कर्स। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से गांधी जी इमर्ज आ गए एक मास लीडर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गांधी जी हैं जब वो 46 ईयर्स के थे तब वो कहाँ इंडिया आए थे 1915 में। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और वो क्या कंट्री में आए थे ताकि वो नॉन वायलेंट यानी कि हिंसा ना करके मार्च करे और रेसिस्ट करे, रिस्ट्रिक्शन लगाए। और वो क्या ऑलरेडी रिस्पेक्ट करते थे उन लीडर्स के जो कि इंटरनेशनली जाने जाते हैं। ठीक है, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर भी थे। कौन? महात्मा गांधी। और वो की क्या जो कि इंटरनेशनली भी जाने जाते हैं। उनके जो साउथ अफ्रीकन कैंपेन से जो कि कॉन्टेक्ट आए टाइप्स ऑफ इंडियंस के जैसे हिंदूज, मुस्लिम, पर्शियंस और क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल, नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास, मर्चेंट, लॉयर्स एंड वर्कर्स, ये सब क्या इनको अच्छे तरीके से जानते थे। और जो महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने अपना पहला साल तो पूरा इंडिया घूमने में बिता दिया कि इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ का कल्चर है और इंडिया में तो कल्चर कैसा है, लोग कैसे है। साथ में ये भी देखा कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी, यानी कि पहले तो इंडिया की पूरी परेशानी जो है वो अच्छे तरीके से समझ ली। समझने के बाद अब क्या उसका सॉल्यूशन है वो अब हम लोग देखते हैं। His earliest interventions were in local movement in Champaran Kheda and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful milk workers strike in 1918। तो क्या होता है कि वो जैसे ही आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा? चंपारण सत्याग्रह करा, फिर खेड़ा मूवमेंट करा, फिर अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक करी। और तभी वो किया किनके कांटेक्ट में आए? इसी कांटेक्ट में आए वो राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और कौन? एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या इनके कांटेक्ट में आए। और अहमदाबाद में उन्होंने क्या सक्सेसफुल मिल्क वर्कर्स के लिए स्ट्राइक करी थी। कब? 1918 में। 19 से याद रखना है, 1918। Let us now focus in some details on the movement organized between 1919 and 1922। तो चलो देखते हैं, फोकस करते हैं कि जो मूवमेंट आए थे 1919 और 1992 में, देख लेते हैं कौन से मूवमेंट थे। The Rowlatt Satyagraha। In 1919, Gandhi ji gave a call for a satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. They criticized the act as devilish and tyrannical. Gandhi ji asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation, of prayer and hartal मतलब strike, सत्याग्रह सभास वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। तो क्या कहते हैं
कि 1990 में गांधी जी ने कॉल दी, आवाज़ दी कि सत्याग्रह करना है किसके, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो रॉलेट एक्ट क्या करता था कि जो इंडियंस थे उनके क्या, ब्रिटिशर्स इंडियंस के क्या कर लेते थे, इंडियंस के जो फंडामेंटल राइट्स होते थे बेसिक, उनको क्या सब्जुएट कर लेता था, यानी कि कब कर लेता कब, यानी कि उनको क्या उनसे छीन लेता था। कैसे, जैसे कि अगर आपने कोई कुछ क्या किया, जैसे कि आपका क्या हुआ कि आपसे कोई जुर्म हो गया, ऐसे मतलब कि आपने किया नहीं, किसी और ने करा, लेकिन आपका नाम आ गया, तो आपके बिना ट्रायल, आपका बिना कुछ पूछे आपको क्या 2 साल के लिए क्या जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने और बहुत से सारे लोगों ने इसको फेल किया कि इसे क्या ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने 6 अप्रैल 1919 में एज अ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन एक्ट किया, और जिसमें ह्यूमिलेशन ऑफ प्रेयर है, जिसमें हड़ताल हुई, मतलब कि स्ट्राइक और सत्याग्रह सभा सेट हुई, जिन्होंने वहाँ पे लॉन्च करा इस मूवमेंट को। The Rolex Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government. Although it was largely restricted to cities in India, in April 1919, there were a number of demonstrations and hartals in the country, and the government used brutal measures to suppress them. The Jallianwala Bagh atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar, on Baisakhi Day, 13 April, were a part of this repression. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. तो क्या कहते हैं कि जो रॉलेट सत्याग्रह था वो फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसमें क्या था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि सिटीज़ में थे, और अप्रैल 1990 में क्या एक नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब होता है क्या, जलियांवाला बाग एट्रोसिटी। तो उससे क्या होता है कि जो जनरल डायर थे उन्होंने बैसाखी में आए लोगों पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से जो लोग थे वो कुएं में कूद जाते हैं और क्या सब मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो इससे काफ़ी गुस्सा हुए, काफ़ी अपना जो दर्द है और जो गुस्सा है कंट्री का, वो कैसे, अब जो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या एक उपाधि दी थी, क्या किया था, नाइटहुड का। तो उन्होंने क्या ये जो नाइटहुड है उसको क्या वापस उन्हें भेज दिया, यानी कि उपाधि जो थी उनको उन्होंने उसको छोड़ दिया। During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims, and those of other religions. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just कॉज। तो क्या कहते हैं, जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इंश्योर करना चाहते थे कि जो हिंदूज है और मुस्लिम है उनको क्या यूनाइट कर सके, ताकि हम लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई कर सके। लेकिन जो कॉल थी महात्मा गांधी की वो ये थी कि जो इंडिया है वो क्या एक लैंड है, और ये लैंड किसके लिए है, और ये इंडिया जो है वो लैंड है, और ये लैंड किसके लिए है, जो यहाँ पर रहती है, ठीक है, जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या ये लैंड है। इसलिए जो हिंदूज मुस्लिम है ये और जो अदर रिलीजन्स के थे जो कि यहाँ पे लड़ रहे थे, उनको क्या हिंदूज मुस्लिम को क्या सपोर्ट करना चाहिए आपस में एक दूसरे को, और अदर रिलीजन्स को भी, ताकि वो क्या जब भी उनको कोई भी दिक्कत आए तो वो क्या आपस में क्या हेल्प कर सके आपस के लोगों को। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खिलाफत, एगिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The Khilafat issue was one such cause in 1920. The British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People
were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the uh, erstwhile Ottoman Empire. The leader of Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhi ji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala massacre, the Khilafat wrong, and the demand Swaraj. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो खिलाफत इशू था वो होता है, वो कब से वो शुरू होने लगता है, कब से 1920 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक हार्श ट्रीटी करी किसके साथ, तुर्किश सुल्तान के साथ, जिसको क्या खलीफा भी कहते हैं, यानी कि जो तुर्की का सुल्तान है उनको क्या खलीफा भी कहते हैं। जो पीपल्स हैं फ्यूरियस हैं अबाउट में, मतलब कि जो जलियांवाला बाग हुआ है उससे गुस्सा जो है, तो जैसे इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वो क्या ये वो इंडियंस है जो मुस्लिम है, जो खलीफा को अलाउ नहीं कर रहे थे क्या कि मुस्लिम सैक्रेड यानी कि मुसलमानों की जो पवित्र स्थान है, मुस्लिम पवित्र स्थान है, वहाँ पर खलीफा को जाने को अलाउ नहीं कर रहे थे। और जो ऑटोमन एम्पायर है उसको भी लेकर गुस्सा थे। तो जो लीडर थे खिलाफत एगिटेशन के, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने क्या ये विश करा कि अब क्या वो फुल फ्लेज्ड होंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ देंगे। तो जो गांधी जी थे उन्होंने उनकी पुकार को क्या सपोर्ट करा, और जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या कैंपेन करा किसके खिलाफ, पंजाब में जो गलत हुआ था जलियांवाला मैसेकर के खिलाफ, और जो खिलाफत रॉन्ग हुआ था उसके और जो खिलाफत में जो गलत हुआ था उसका किया, और जो डिमांड की वो क्या थी, स्वराज की। The non-cooperation movement against momentum through 1921 to 22, thousands of students left government-controlled school and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari, and Asaf Ali gave up their practices. British titles were surrendered, and legislature boycotted. People lit public bonfires of foreign cloth. The imports of foreign cloth fell drastically between 1920 and 1922, but all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट। तो क्या होता है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो मोमेंटम लेना शुरू कर देता है, कब से, 1921 से 1922 के बीच में। थाउजेंड्स ऑफ यानी हज़ारों में जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज को क्या छोड़ दिया, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट में कौन थे, वो ब्रिटिशर्स थे। और जो बहुत सारे लॉयर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, असफ अली, इन्होंने क्या जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं यानी कि केस लड़ना, ये सब क्या बिल्कुल छोड़ दिया। और जो ब्रिटिश टाइटल्स है जो कि मिले थे, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड का, तो इन्होंने क्या ये सारे टाइटल्स छोड़ दिया, ब्रिटिश गिवन टाइटल्स इन्होंने क्या छोड़ दिए। और जो 1920 से 1922 में क्या जो बहुत तेज़ी से क्या चल रहा था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या थी, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की कंपनीज के जो क्लॉथ थे उनको क्या बोन फायर जला देते थे, यानी कि सारे कपड़े जो ब्रिटिशर्स के थे वो सब लोग जला देते थे, उनकी दुकानें क्या सब बंद करा देते थे, ब्रिटिशर्स का सामान नहीं खरीदते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपल इनिशिएटिव्स, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड
British rule non-violently in other different classes and groups, interpreting Gandhiji's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movement to local grievances. Let us look at a few examples. तो क्या कहते हैं, बहुत सारे केसेस पे जो पीपल थे वो रिसिस्ट करते थे जो ब्रिटिश रूल है जो कि नॉन वायलेंटली है, और जो अदर डिफरेंट क्लास है ग्रुप्स है वो क्या इंटरप्रेटेट करते थे कि जो गांधी जी की जो कॉल है उनकी खुद की मैनर में उसको क्या प्रोटेस्ट करते थे, और उनके अकॉर्डिंग से जो उनके आइडियाज़ हैं और जो इनके केसेस हैं वो क्या लिंक्ड होते थे मूवमेंट ऑफ लोकल ग्रीवेंस के। तो इसे क्या अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से। इन खेड़ा गुजरात पटीदार peasants organized non-violent campaign against the high land revenue demand of British in coastal Andhra and interior Tamil Nadu. Liquor shops were picket का मतलब समझ लेते हैं, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग। ओके, पिकेट इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीसेंट्स staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resource in various ways. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो हाँ, खेड़ा में गुजरात और पट्टीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंस कैंपेन्स अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि खेड़ा और गुजरात पट्टीदार में जो पीजेंट्स थे ये सब क्या नॉन वायलेंट कैंपेन्स निकाल रहे थे किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो कि डिमांड कर रहे थे क्या, हाई डिमांड कर रहे थे किसके, रेवेन्यू की लैंड के लिए। और इन कोस्टल एरियाज आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप वर पिक्ड, यानी कि जो कोस्टल एरिया से जैसे कि आंध्रा और जो इंटीरियर तमिलनाडु था, यहाँ पे जो लिकर शॉप्स थी यानी कि लिकर जो मिलता है पीने के लिए लिकर, वो सब क्या पिक कर रही जा रही थी। और जो गंतूर है जो कि डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे जो ट्राइबल और पुअर पीसेंट्स है वो क्या नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह कर रहे थे। फिर क्या होता था, वो क्या कैटल भेज रहे थे कहीं फॉरेस्ट में और पूरी क्या ग्रेजिंग करा दे रहे थे, और क्या उसमें एक भी उनकी क्या फीस नहीं देते थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ ताकि वो क्या रिस्ट्रिक्ट हो कर रहे थे, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही वेरियस वे में वो क्या यूज कर सके। They believed that Gandhiji would get their tax reduced and have the forest regulations abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. In Sindh, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal too, the Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to be national movement। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हाँ तो हम लोग अपने टॉपिक में चलते हैं थोड़ा ज़्यादा आगे पीपल इनिशिएटिव्स के यहाँ पर थे। हाँ, तो क्या हो रहा था कि जो गांधी जी पे बिलीव करते थे कि गांधी जो है वो टैक्स रिड्यूस करा देंगे और जो फॉरेस्ट रेगुलेशन है उनको क्या एबॉलिश कर देंगे, लेकिन जो विलेजेस पीजेंट्स है वो क्या प्रोक्लेम करते थे स्वराज के लिए और गांधी राज के क्या एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो जो सिंध है जो कि अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान पर है, वहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो क्या पीजेंट्स थे और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी थे। तो जो अब एंथुसियास्टिक थे किसके लिए, खिलाफत कॉल के लिए, खिलाफत मूवमेंट जो होता है उसके खिलाफ के थे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, और बंगाल के लिए भी थे। और जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस था जो कि इनॉर्मस
इनॉर्मस कम्युनिटी यूनिटी थी और स्ट्रेंथ थी जिनकी नेशनल मूवमेंट की। In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt Mahants supported by the British their Gurudwaras from their Gurudwaras. This movement got closely identified with the non-cooperation movement. In Assam, tea garden laborers shouting Gandhi Maharaj Ki Jai demanded a big increase in their wages. They left the British-owned plantation amidst declarations that they were following Gandhiji wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference to Krishna was substituted by गांधी राजा। तो क्या कहते हैं, जो पंजाब में अकाली एगिटेशन था उसमें जो सिख जो थे वो सॉर्ट कर रहे थे कि जो करप्ट महांस है उनको रिमूव कर रहे थे और वो ब्रिटिशर्स को क्या सपोर्टेड, जो महांस ब्रिटिशर्स से सपोर्टेड थे उनको क्या रिमूव कर रहे थे। और जो कहाँ से रिमूव कर रहे थे, गुरुद्वारा से रिमूव कर रहे थे। और ये मूवमेंट जो था वो क्लोजली आइडेंटिफाई हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। और जो असम में जो टी गार्डन लेबर्स हैं वो क्या शाउटिंग चिल्ला रहे थे कि गांधी महाराज की जय और डिमांड कर रहे थे बिग इंक्रीज, ताकि उनके अपने वेजेस में क्या बिग इंक्रीज को क्या डिमांड कर रहे थे। और जो ये फील कर रहे थे जो ब्रिटिश हैं वो ओन कर रहे हैं अपने प्लांटेशन एमिड्स और डिक्लेरेशन, और वो क्या फॉलोइंग गांधी जी की जो विशेष है उनको क्या इंटरेस्टिंगली क्या फॉलो कर रहे थे। जो असमीज वैष्णव सॉन्ग्स है वो आ रहे थे, कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राजा, यानी कि कृष्णा जी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किससे, गांधी राजा से। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पीपल ऑफ महात्मा। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। We can see from the above that times people thought of Gandhi as a kind of messiah, as someone who could help them overcome their misery and poverty. Gandhiji wished to build class unity, not class conflict. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers, believed he would provide them land. At times, ordinary people credited Gandhi ji with their own achievements. For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhi ji who had won this demand for them. At other times, using Gandhi ji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals। तो क्या कहते हैं कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो जो कि ऊपर दिखा है कि समटाइम जो पीपल थे जो कि गांधी जी के को क्या मसीहा समझते थे, वो क्या ओवरकम कर रहे थे जो माइसरी और पॉवर्टी है। गांधी जी की विश थी कि वो क्या एक क्लास ऑफ यूनिटी बनाए जो कि कन्फ्लिक्ट ना करे, और जो पीजेंट्स है वो इमेजिन कर सके कि वो एक फाइट लड़ रहे हैं अगेंस्ट जमींदार के खिलाफ, और वो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं जो कि बिलीव करते हैं उनको क्या लैंड प्रोवाइड हो। उसी टाइम पे जो ऑर्डिनरी पीपल थे जो कि क्रेडिट कर रहे थे गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। फॉर इंस्टेंस जो एंड था पावरफुल मूवमेंट का, और जो पीजेंट्स थे किसके, प्रतापगढ़ के, वो क्या यूनाइटेड प्रोविंस बना रहे थे जो कि क्या है इस समय उत्तर प्रदेश। यानी कि प्रतापगढ़ के पीजेंट्स ने क्या एक जगह बनाई थी जिसका नाम रखा था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो और जिसको क्या कहते हैं इस समय, उत्तर प्रदेश। मैनेज टू स्टॉप इलीगल इविक्शन, ताकि वो क्या इलीगल इविक्शन है उनको क्या स्टॉप कर सके, ऑफ टेनेंट्स यानी टेनेंट्स के इलीगल इविक्शन को क्या स्टॉप कर सके।
बट दे फेल्ट, मतलब कि लेकिन वो ये सोचते थे कि ये गांधी जी हैं जो कि उन्हें क्या जिता रहे हैं दिस डिमांड में। और जो अदर टाइम्स जो कि यूज़ करते हैं गांधी जी के जो नेम है ट्राइबल और पीजेंट्स है वो क्या अंडरटोक करने लगे, और जो गांधीयन है वो गांधीयन आइडियल्स बनाने लगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कहाँ पर है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द हैपनिंग ऑफ 1922 एंड 1929। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Mahatma Gandhi, as you know, was against violent movements. He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fires to a police station in Chauri Chowra. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो महात्मा गांधी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि वो वायलेंस के बिल्कुल ही खिलाफ ही थे। और जो चौरी चौरा कांड हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कितने लोग, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन मर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो गांधी जी थे उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको क्या वापस ले लिया। वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधी जी's फॉलोअर stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight election to the councils and enter them in order to influence government policies. Throughout sincere social works in villages in the mid 1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedient movement in 1930। तो क्या कहते हैं CDM, हाँ, तो क्या कहते हैं कि जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस आता है, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाता है, तो जो गांधी जी के क्या थे, तो जो गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे और वो क्या स्ट्रेस में आ गए कि यार अब क्या होगा यार, अब तो हमारा इंडिया का भी आज़ादी नहीं हो पाएगा और इससे तो हमारा काफ़ी जल्दी होना पड़ेगा। तो वो क्या गांधी जी को क्या हेट करने लगे। फिर जो अदर नेता थे जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए था वापस, किसको वापस नहीं करना चाहिए था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इसलिए फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर गांधी जी ने 1930 में क्या एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को क्या स्टार्ट करा। हाँ, two important developments of the mid 1920s were the formation of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a Hindu organization, and the Communist Party of India. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. Find out about their ideas with the help of your teacher. The revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period। तो क्या कहते हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे मिड 1920 में, वो ये थे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गठन या इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी टाइम एक कम्युनिस्ट पार्टी का भी क्या गठन हुआ था, उसके भी क्या फॉर्मेशन हुई थी, जो कि फॉर्मेशन हुई थी। और जो पार्टीज थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ वाली थी। काइंड्स ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी, यानी कि इंडिया को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ थे। तो फाइंड अदर अबाउट देयर आइडियाज़ विद हेल्प योर टीचर, यानी कि अपने टीचर्स की हेल्प लेकर के अदर आइडियाज़ जो हैं उनको क्या आपको फाइंड करने हैं, तो अपने टीचर से ले लीजिए और मदद। तो और जैसे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जैसे कि भगत सिंह, वो भी क्या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए थे इस पीरियड में आ करके। The decade closed with the Congress
the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस रिसॉल्विंग मतलब कि जो कांग्रेस थी वो रिसॉल्व करने लगी कि ये जो अब हम लोगों को स्वराज नहीं, अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि अब हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। और 1929 में क्या प्रेसिडेंटशिप यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आ करके क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंटी लॉन्च हुई जिसमें इंडिपेंडेंस डे हमारा ऑब्जर्व करा गया का 26 जनवरी 1930 में पूरे कंट्री में बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मार्च टू डांडी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Purn Swaraj would never come on its own. It had to be fought for in India. In 1930, Gandhi ji declared that he would lead a march to break the salt law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalist reasons, that it was sinful to tax salt since it is such a essential item of our food. The Salt March related the general desires of freedom to a specific grievance shared by everybody and thus did not divide the rich and the पुअर। तो क्या कहते हैं, जो पूर्ण स्वराज का जो उन्होंने नया लाए थे क्या मूवमेंट पूर्ण स्वराज के लिए स्टार्ट करा था, तो उसके लिए क्या उनको एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जिसमें इंडिया के सब लोग आ जाए, अमीर गरीब कोई दूसरे हर धर्म के लोग आ जाएं, छोटी हर कास्ट के लोग आ जाएं। तो उन्होंने एक बहुत ही कॉमन फैक्टर चूज करा जो कि था क्या, सॉल्ट सारे लोग क्या इस्तेमाल करते थे। और सॉल्ट में क्या एक्ट था कि भारत के लोग सॉल्ट नहीं खा सकते, उसमें एक्ट देना पड़ेगा और किसको टैक्स देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर को देना पड़ेगा। इसलिए क्या उन्होंने सॉल्ट को चुना और सॉल्ट को चुनने के बाद क्या हुआ कि सारे लोग आ गए। उन्होंने सोचा कि ना गरीब ना अमीर, इनमें से कोई अलग नहीं होगा, सब क्या आ जाएंगे। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च ओवर 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. तो क्या कहते हैं, जो गांधी जी थे और गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ 240 माइल्स पैदल चल करके कहाँ आ गए, साबरमती। 240 किलोमीटर नहीं, 240 माइल्स चल करके आ गए, कहाँ से, साबरमती से डांडी में। और गवर्नमेंट के सामने ही उन्होंने क्या लॉ तोड़ा और जो नेचुरल सॉल्ट था उसे क्या समुद्र के किनारे से निकाला, पानी में डाला, उसको बॉईल करा और बॉईल करने के बाद जो उससे पानी निकला उससे क्या सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और उसे क्या सॉल्ट बना करके दिखाया कि क्या हम भी सॉल्ट खा सकते हैं। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट्स ऑन द सॉल्ट इश्यूज। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द movement through brutal action against peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail। तो क्या होता है, जो peasants, ट्राइबल्स और वुमेन थे वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में इसमें पार्टिसिपेट करा उन्होंने। और जो बिजनेस फेडरेशन था जो कि पब्लिश इन पैम्पलेट, यानी कि जो पैम्पलेट में जो बिजनेस फेडरेशन था वो आ रहा था। और क्या हुआ कि जो सॉल्ट इश्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी इसे क्रश करने का, वो क्या एक ब्रूटल एक्शन की वजह से पीसफुली जो सत्याग्रह था वो नहीं गया। थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हज़ारों की संख्या में जो लोग थे उनको क्या जेल में भेजा गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ India Act on 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislature in 1937. The Congress formed government in 7
आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो क्या कहते हैं कि जो कंबाइंड स्ट्रगल था इंडियन पीपल्स का, वो ये था कि वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, वो प्रेस्क्राइब करता था कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और जो गवर्नमेंट है उनको क्या इलेक्शन करने के लिए क्या अनाउंस करा गया। यानी कि उससे पहले जो हमारी कांग्रेस थी वो तो 1885 में बन गई थी, लेकिन अभी तक उसको क्या इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता था। लेकिन फिर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, जिसमें प्रेस्क्राइब करा जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी इंडिया गवर्नमेंट को, और कांग्रेस क्या जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर पाएंगी, वो भी क्या इलेक्शन लड़ पाएंगी। तो कांग्रेस ने जैसे इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस ने क्या अपनी क्या सरकार बनाई, गवर्नमेंट फॉर्म करी, और कैसे 11 प्रोविंस थी इंडिया में और 11 में से 7 प्रोविंस कांग्रेस जीत गए, तो कांग्रेस की क्या सरकार बन गई। इन September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. Critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort. But in return, they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress ministries resigned in protest. तो क्या कहते हैं, सितंबर 1939 में मतलब कि 2 साल बाद, सितंबर 39 में 2 साल बाद जो कांग्रेस का जब रूल चल रहा था प्रोविंसेस में, तो उसके 2 साल बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो क्या टूट जाता है। और जो क्रिटिकल ऑफ हिटलर, यानी कि जो हिटलर पे जो क्रिटिकली थी, तो जो कांग्रेस लीडर्स थे वो रेडी थे सपोर्ट करने के लिए किसको, ब्रिटिश को, ताकि वो क्या वॉर में एफर्ट दिखा सके। लेकिन जो रिटर्न वापस आया वो ये था कि इंडिया को क्या ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। यानी कि देखो जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो ये समझ रहे थे कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और ब्रिटिशर्स का अगर साथ दे दिया तो ब्रिटिशर्स हमसे खुश होकर के हम लोगों को युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हम लोगों को आज़ादी दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इस कंसीड डिमांड को क्या रिफ्यूज़ कर दिया, कहा कि तुम्हें हम लोगों को साथ देना पड़ेगा लेकिन हम तुमको इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुमको आज़ादी नहीं देंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी वो क्या रिज़ाइन करने लगी। किस लिए रिज़ाइन करने लगी, प्रोटेस्ट में आकर के रिज़ाइन करने लगी थी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्विट इंडिया एंड लेटर। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द ब्रिटिश मस्ट quit India immediately. He told them to the people, he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight violently. Gandhiji and other leaders were jailed at once, but the movement spread. It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने डिसाइड करा कि इस न्यू फेज को इनिशिएट लेने के लिए, और जो मूवमेंट था जो को ब्रिटिश के लिए जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहा था, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मिडिल ऑफ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके मिडिल में जो मूवमेंट चल रहे थे, जितने भी मूवमेंट चल रहे थे वो क्या ब्रिटिशर्स के क्या अगेंस्ट जा रहे थे। और जो ब्रिटिश थे उनको क्या क्विट इंडिया इमीडिएटली, यानी कि उनको करना ही चाहिए था इंडिया को क्या क्विट, यानी कि भारत को आज़ाद करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उनसे कहा कि जो पीपल्स हैं, मतलब कि गांधी जी ने उनको कहा कि अब इस समय हम लोगों को डू और डाई, यानी कि करो या मरो का करना है, करो या मरो का सेंस आ गया है। और हमें क्या फाइट करनी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन हम लोगों को लड़ाई उनसे नॉन वायलेंटली लड़नी है, यानी कि हम लोगों को वायलेंट के साथ नहीं, लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, एकदम अहिंसा के साथ उनसे क्या लड़ाई करनी है। तो जो गांधी जी थे और भी बहुत सारे अदर दूसरे लीडर्स थे, उन सबको क्या जेल भेज दिया गया। और जैसे ये जो गांधी जी और भी महान लीडर्स जेल में गए तो ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही तेज से स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा पूरे कंट्री में।
और इससे ये जो मूवमेंट था, इससे जो मेन जो अट्रैक्ट हो रहे थे वो थे पीजेंट्स और यूथ अट्रैक्ट हो रही थी जो कि पढ़ाई करती थी, ठीक है। ये इनसे इस मूवमेंट से अट्रैक्ट हो रही थी। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। तो क्या होता था कि जो कम्युनिकेशन सिंबल्स थे स्टेट अथॉरिटी के, उनमें क्या अटैक हो रहा था पूरी कंट्री में, और बहुत सारे जो पीपल थे वो खुद की क्या अपनी खुद की गवर्नमेंट बना रहे थे। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज severe repression. By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing. In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes. The rebellion, however, ultimately brought the राश टू इट्स नीज। तो क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था इस ब्रिटिश का वो ये था कि उन्होंने जैसे 1943 ख़त्म होते ही होते 90,000 पीपल्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया, और अराउंड 1,000 लोगों को क्या पुलिस फायरिंग में ही क्या उन्होंने मार दिया। और बहुत सारे एरियाज़ में तो मशीन गन चलाने का भी क्या ऑर्डर दे दिया था कि एयरप्लेन से डायरेक्ट मशीन गन से चला दो। जो रिबेलियंस थे उनको क्या अल्टीमेटली वो लोग अपने जो उनका राज था उनको क्या अपने घुटनों में ला रहे थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country. The resolution did not mention partition for Pakistan. Why did the League ask for a autonomous arrangement for the Muslim of the subcontinent? तो क्या कहते हैं, जैसे 1940 होता है तो जो मुस्लिम लीग होती है वो क्या एक रिजोल्यूशन में क्या मूव हो जाती है और डिमांड करने लगती है कि उनको भी क्या एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, और मुस्लिम जो कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में चाहिए। यानी कि उन्होंने एक नई कंट्री की डिमांड कर ली थी, और उन्होंने क्या ये मेंशन कर दिया कि उनको क्या पार्टीशन चाहिए या फिर उनको पाकिस्तान चाहिए पूरा। तो इसलिए जो लीग थी उसने क्या ऑटोनॉमस अरेंजमेंट करा, जो मुसलमान है उनको क्या क्या एक नया सब कॉन्टिनेंट देने के लिए कहा। From the late 1930s, the League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus. In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim group in the 1920s and 1930s. More importantly, the provincial election of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. It feared that Muslims may even go unrepresented. The Congress rejection of the League's desires to form a joint Congress League government in the यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि लेट 1930 से जो लीग होती है वो मुस्लिम्स को क्या एक सेपरेट नेशन देखना शुरू कर देती है कि वो हिंदू से अलग हैं, और वो डेवलप करने लगती है एक नया नोशन जिसमें वो क्या खुल रहा है और उनकी हिस्ट्री टेंशन्स हो, ठीक है। और जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स है वो जो ग्रुप्स है वो क्या 1920 से 1930s में है। और जो मोर इम्पॉर्टेंटली प्रोविंशियल इलेक्शन थे 1937 में, उनमें ये देखा गया कि जो लीग थी मुस्लिम लीग उन्हें क्या माइनॉरिटी समझा जाता था और उन्हें क्या सेकंड फिडल दिया कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया जाए। लेकिन वो क्या देखते थे कि जहाँ भी बात होती थी तो उसमें जो मुस्लिम्स होते थे वो क्या वो अनरिप्रेजेंटेटेड ही रह जाते थे, उनकी कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या इसका रिजेक्ट कर दिया, जो कि किसकी लीग्स की जो डिज़ायर थी उसका क्या रिजेक्शन कर दिया, और उनको क्या जॉइंट कांग्रेस लीग बना दी, जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बना दी। और यूनाइटेड प्रोविंस यानी जिसको क्या उत्तर प्रदेश कहते हैं इस समय में, वो 1937 में उसने क्या अनॉय कर दिया, किसको लीग को अनॉयड कर दिया। .
The Congress failures to mobilize the Muslim masses in 1930s allowed the League to widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jails. At the time of the end war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League, and themselves for the independence of India. The talk failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. तो क्या कहते हैं, जो कांग्रेस फेलियर था जिसमें मुस्लिम मासेस को मोबिलाइज करने में फेल हो गई थी कांग्रेस, तो जो 1930 उसमें अलाउ करा लीग को कि एक वाइडल सोशल सपोर्ट दे, तो उसमें क्या था, शॉर्ट था कि एक एनलार्ज उनको सपोर्ट मिलेगा 1940s में। और मोस्ट कांग्रेस लीडर जो थे, जो कि जेल में थे, वो क्या वॉर के एंड 1947 में वॉर के एंड में बाहर आ भी गए थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने ओपन करा क्या कि नेगोशिएट कर ले कांग्रेस के साथ, और जो लीग है उनको क्या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि उनको खुद की इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया उनको मिल जाए और लीग्स को क्या एक नया देश ना मिले। तो जो टॉक था वो फेल हो गया, यानी कि जो नेगोशिएशन था वो फेल हो चुका था। और वो क्या इट्स लीग को क्या इट्स सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम, और लीग को क्या समझते थे कि जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या स्पोक पर्सन है। तो जो कांग्रेस है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि जो मुस्लिम है वो उनको अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो क्या सपोर्ट नहीं कर रहे थे, किसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे मुस्लिम। क्यों? क्योंकि उनको क्या एक नया देश चाहिए था। Election to the provinces were again held in 1946. The Congress did well in the general constituencies, but the League success in the seats reserved for Muslims was spectacular. It persisted with its demand for Pakistan. In March 1946, the British cabinet sent a three-members mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal. Partition now become more or less inevitable वे इनविटेबल। तो क्या इनवाइटेबल, तो क्या कहते हैं, जो इलेक्शन हो रहे थे प्रोविंस में वो किसके अगेंस्ट हो रहे थे, 1946 में जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी थे उनके अगेंस्ट हो रहे थे। और जो लीग की जो सक्सेस थी, जो सीट्स रिजर्व थी जिनके लिए, वो क्या थे, स्पेक्टिकुलर थी। और वो परसिस्ट कर रहे थे कि जो उनके पाकिस्तान की डिमांड है वो किसी तरीके से बार बार ना उठे, उसको क्या ख़त्म कर दे। लेकिन मार्च में 1946 में जो ब्रिटिश कैबिनेट थे उसमें जाकर के 3 मेंबर जो थे दिल्ली से गए थे, उन्होंने मांग कर दी किसकी, पाकिस्तान की। तो इससे क्या हो रहा था कि काफ़ी बड़ा, मतलब कि ऐसा लग ही रहा था कि पाकिस्तान अब बन ही जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों का देश जो था वो आज़ाद नहीं हुआ था, और जो मुस्लिम थे वो मेजॉरिटी में आ रहे थे एरियाज़ में। तो इसलिए क्या हुआ कि फिर जो प्रपोजल था पार्टीशंस का, वो क्या वो मोर लेस इनवाइटेबल हो रहा था। यानी कभी कभी लग रहा था कि कर देंगे, कभी कभी लग रहा था कि नहीं भी करेंगे। After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. It announced 16 August 1946 as Direct Action Day. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in death of thousands of people. By March 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो जैसे फेलियर के बाद जो कैबिनेट मिशन था मुस्लिम लीग्स का, वो क्या
वो विनिंग की तरफ जा रहा था और उनकी जो पाकिस्तान डिमांड थी वो मान ली गई थी और अनाउंस कर दिया गया कि जो 16 अगस्त 1946 है वो क्या डायरेक्ट एक्शन डे DAD इसके हिसाब से मनाया जाएगा, डायरेक्ट एक्शन डे के हिसाब से मनाया जाएगा। और उन्होंने ये कहा दिया कि जो रायोट थे वो ब्रोक्स हो चुके हैं कलकत्ता में और लास्टिंग सेवरल ईयर्स में जो रिजल्ट्स हैं डेथ ऑफ 1000 पीपल्स के आए थे। और जो मार्च 1947 में है उसी में क्या जो वायलेंस है वो स्प्रेड हो गया था और नॉर्दर्न इंडिया में शुरू भी हो गया था। Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. Millions of people were forced to flee their homes, torn asunder from their homeland. They were reduced to being refugees in alien लैंड्स। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या इसमें मर गए थे। क्यों किसमें? क्योंकि जो पार्टीशंस हुआ था किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे और वुमेन ने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटीज का फेस किया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का फेस करा था। और जो लोग थे वो क्या होमलैंड में, मतलब कि पहले अपने होमलैंड में रहते थे जहाँ पे रहते हुए आ रहे थे, वहाँ से वो जा करके किसी एलियन जगह में रहने चले गए थे। पार्टीशन ऑल्सो मीन दैट इंडिया चेंज मैनी ऑफ इट्स सिटीज, change a new country. Pakistan was born, so the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partitions। तो क्या कहते हैं कि जो partitions मतलब ये भी था कि जो इंडिया है वो चेंज हो जाएगा बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में और क्या एक नई कंट्रीज़ में भी क्या चेंज हो जाएगा। और तभी क्या एक नई कंट्री जिसका नाम था पाकिस्तान उसका जन्म होता है। तो जो भारत की जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो खुशी थी वो क्या वो ब्रिटिश रूल से जो हम लोग बाहर निकले थे तो वो मिक्स हो चुकी थी किससे? वायलेंस और पार्टीशन के पेन से। इससे क्या हमारी जो जॉयनेस थी इंडिपेंडेंस की वो क्या इसमें मिल चुकी थी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।